Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in exam focus revision sessions August 2022. Today we are conducting the second of total 5 sessions on CAF 2 text practices. The timing of today's session would be from 9:30 am to 12:45 pm with break of 15 minutes. These sessions can be attended in person at ICAP Lahore. The students of other cities and abroad can join us using ICAP student Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. The material being used today will be available through a link in comment section of this video of session on our Facebook page. This link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Ali Imran with us for this session. He has a teaching experience of 8 years. Initially, he started working as a CFO in pharmaceutical sector, but soon he realized that teaching is his passion. Hence, he adopted his passion as his profession. His areas of interest are business law, taxation, audit, and corporate laws. One of the most passionate teachers in CA fraternity. Please welcome Mr. Ali Imran. Thank you so much for the introduction. अस्सलाम वालेकुम जी. कल हमने डे 1 सेशन 1 और सेशन 2 में चैप्टर 1, 4 और 5 को देखा था. आप लोगों के साथ मैंने 3 वीडियोस कमिट की थी. एक एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाली, जिसको मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया था, लेकिन इंशाल्लाह आज वो मैटर रिजॉल्व हो गया है. और दूसरे नंबर पे हमने बात की थी टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, उसको भी. और तीसरे नंबर पे एक वीडियो थी डिविडेंड की. ये तीनों वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं अलॉन्ग विद जो कल हमने हमारा सेशन था. तो मैंने एक बाकायदा प्लेलिस्ट बना दी है ऑटम 2022 के हवाले से, जिसमें ये वीडियोस जो मैं अभी क्लास हो रही है वो अलॉन्ग विथ जो आपके साथ वीडियोस कमिट करूँगा ड्यूरिंग दिस सेशंस, वो मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा. क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम में 100% कवरेज उस एरिया की जहाँ पे मुमकिन ना हो, वहाँ पर हम मेक श्योर करेंगे कि कम से कम आपके साथ वीडियो शेयर कर दें, ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन हम कॉन्फिडेंट हो कि हमने आपको 100% डिलीवर किया है. हमारी कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे लिए आसानी हो. सर, आज के सेशन में हमारा सबसे पहला एरिया है चैप्टर नंबर 6, 9 और 10. चैप्टर नंबर 6 है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. हम इस पे चलते हैं भाई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहीं सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. सर, नाम से तो ऐसे लगता है जैसे कि प्रॉपर्टी की इनकम है. प्रॉपर्टी को बेचने से जो पैसे कमाएंगे, क्या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा? येस और नो? द आंसर इज नो. प्रॉपर्टी को किराए पर देने से जो बेनिफिट होगा वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाता है. प्रॉपर्टी को बेचने से जो बेनिफिट होगा वो अंडर द हेड कैपिटल गेन में जाता है. आप सबने जवाब दिया, शाबाश. सर, कैपिटल गेन के हेड में जाएगा. सर, ठीक हो गया. ज़रा अलर्ट रहिएगा. मैं भी कोशिश करता हूँ एक्टिव रहूँ, आपने भी अपने तौर पे कोशिश करनी है. ये वन साइडेड गेम नहीं है. आप अलर्ट रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा. सर, किराए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी.
किराए की इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब किराए से मुराद क्या है? आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी यूज़ के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, राइट टू यूज़ और ऑक्यूपाई करने के लिए, और उसके एवज जो पैसे वसूल किए वो रेंट है। अच्छा, ये जो रेंट होगा ये अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जाएगा। लेकिन इसके अलावा उसने दूसरी बात भी कही जो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जाएगी, और वो उसने कहा कि भाई फॉरफिटेड डिपॉजिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर फॉरफिट कहते हैं जब्त करने को, डिपॉजिट कहते हैं बयाने को। अगर मैंने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और बयाना जब्त कर लिया है, अगर मैंने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और बयाना जब्त कर लिया है, तो इस केस में जो बयाना मैंने जब्त किया वो भी मेरी इनकम में शामिल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सर यानी दूसरी बात आ गई, एक तो किराया, दूसरा फॉरफिटेड डिपॉजिट, कॉन्ट्रैक्ट किया है प्रॉपर्टी को सेल करने का। मिसाल के तौर पे आई कैप जो है उन्होंने प्लान किया कि जनाब हम अपनी बिल्डिंग को एक्सटेंड कर देते हैं और साथ वाली जो बिल्डिंग है ये भी ख़रीद लेते हैं तो ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी। साथ वालों से बात हुई, वो शेख साहब थे, उनसे कहा जी ये बिल्डिंग हम ख़रीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी 10 करोड़ पे जो है उसकी ये साथ वाला एरिया आपको मिलेगा। इन्होंने 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट दे दिया, बयाना दे दिया, ठीक हो गया। लो जनाब अभी बयाना किया, 1 साल बाद बकाया पेमेंट करके कब्ज़ा लेना था, इतनी देर में कोरोना आ गया। इन्होंने कहा जनाब चीज़ें तो ऑनलाइन पे चले गई बहुत ज़्यादा, अब हमें साथ वाली बिल्डिंग की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस केस में इन्होंने शेख साहब को कहा कि अब हमें बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, हमारा करोड़ पे हमें वापस कर दें, वो जो बयाना हमने दिया है हमें वापस कर दें। शेख साहब ने कहा भाई वो बयाना तो ख़त्म हो गया, वो तो वापस नहीं मिलेगा। सर वो शेख साहब ने वो डिपॉजिट क्या कर लिया है, फॉरफिट कर लिया है। वो जिस बंदे ने वो डिपॉजिट फॉरफिट किया है उसकी इनकम में शामिल हो जाएगा, यानी शेख साहब की इनकम में शामिल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सर ज़हन में रखिएगा फॉरफिटेड डिपॉजिट, एक बारीक सी बात है कि सर फॉरफिटेड डिपॉजिट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी तो आना है, लेकिन जब हम रिपेयर अलाउंस लेते हैं, बात अगली कर रहा हूँ लेकिन जेन में आ गई और है भी रेलिवेंट तो मैं भी कर लेता हूँ। रिपेयर अलाउंस जो लेते हैं तो क्या 20% रिपेयर अलाउंस 20% ही होता है ना, वो 20% जो हम लेते हैं उसमें क्या फॉरफिटेड डिपॉजिट भी शामिल होता है या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि ये देखेंगे कि जो अगर उसी बिल्डिंग का फॉरफिटेड डिपॉजिट है और इसी बिल्डिंग का किराया है तो 20% शामिल होगा, वरना 20% शामिल 20% कैलकुलेट करते हुए वो डिपॉजिट वाली अमाउंट शामिल होगी अगर उसी बिल्डिंग का किराया है और उसी बिल्डिंग की फॉरफिटेड डिपॉजिट है। ये अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, बिल्डिंग है उसी का ही किराया है और उसी का ही फॉरफिटेड डिपॉजिट भी है, तो जब रिपेयर अलाउंस लेंगे तो किराया और फॉरफिटेड डिपॉजिट को ऐड करके 20% लेंगे। और अगर एक प्रॉपर्टी का फॉरफिटेड डिपॉजिट है और उसका किराया नहीं लिया तो फिर इस केस में फॉरफिटेड डिपॉजिट का 20% रिपेयर अलाउंस के तौर पे नहीं मिलता, सिर्फ रेंट के अमाउंट का मिलता है अगर वो कोई और प्रॉपर्टी हो तो। सर ये बात जब आप 2-3 एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कभी तो 20% कैलकुलेट करते वक्त उसने फॉरफिटेड डिपॉजिट लिया होता है, कभी 20% कैलकुलेट करते वक्त फॉरफिटेड डिपॉजिट नहीं लिया होता। तो इसकी क्या रीज़न है? भैया जिस प्रॉपर्टी का किराया लिया उसी का ही डिपॉजिट फॉरफिट किया था, इफ़ यस तो 20% भी ऐड करेंगे किराए की अमाउंट में और फिर उसका भी वो क्या कहते हैं किराए की अमाउंट में डिपॉजिट भी ऐड करेंगे जो फॉरफिट किया और फिर उसका 20% लेंगे। और अगर आपने किराया लिया है किसी और प्रॉपर्टी का और डिपॉजिट जो फॉरफिट किया है वो किसी और प्रॉपर्टी का किया है, तो याद रखिएगा इस केस में सिर्फ किराए की अमाउंट का 20% लेंगे रिपेयर अलाउंस के तौर पे, फॉरफिटेड डिपॉजिट को शामिल नहीं करेंगे। ये एक
कॉन्सेप्चुअल बात है जो आपको बता दी। अच्छा जी सर, अगली बात, एक स्टैंडर्ड रूल है एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर उस पे टैक्स लगता है। आपकी प्रॉपर्टी का किराया आप लेते हैं 1 लाख रुपए, लेकिन फेयर मार्केट रेंट है 1.5 लाख रुपए, तो किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा? 1.5 लाख की अमाउंट पे टैक्स लगेगा। गेम है विच एवर इज हायर की, 1 लाख या 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप किराया ज्यादा ले रहे हो, आप किराया ले रहे हैं 2 लाख रुपए, फेयर मार्केट रेंट 1.5 लाख है, तो किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा? 2 लाख। जो भी हायर है उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता सेल्फ हायरिंग के केस में। अब सेल्फ हायरिंग क्या है, ये कल मैंने इंटेंशनली छोड़ दिया था क्योंकि मैंने आज बताना था। सेल्फ हायरिंग क्या है जरा सुनिएगा, मैं स्ट्रेट अवे एग्जाम्पल पे जाऊंगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा, अपना कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आगे। सर जी मैं आई कैप में जॉब करता हूँ, आई कैप में मैं विजिटिंग फैकल्टी मेंबर था। मैं जब परमानेंट हुआ यहाँ पे तो आई कैप वालों ने कहा कि हम अपने परमानेंट एम्प्लॉय को एकोमोडेशन देते हैं। तो मैंने परमानेंट होकर आई कैप वालों को कहा कि मुझे एकोमोडेशन दे दीजिए एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। आई कैप वालों ने कहा ठीक है, हम करीबी सोसाइटी में कोई घर देख के आपको किराए पर ले देते हैं और आपके लिए वो एकोमोडेशन हो जाएगी। मैंने आई कैप को कहा कि मैं अपने घर में ही रहता हूँ, मेरा घर मुझसे किराए पर लेकर मुझे ही एज एकोमोडेशन दे दें। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? यानी मैं अपने एम्प्लॉयर से कह रहा हूँ, मैं आई कैप से कह रहा हूँ कि मेरा घर मुझसे किराए पर लेके मुझे ही एज एकोमोडेशन दे दें। अब इस केस में मुझे 2 फायदे हो रहे होंगे, इस केस में मुझे 2 फायदे हो रहे होंगे सर। फायदा नंबर 1, मुझे किराया मिल रहा होगा। जी सर, एक तरफ मुझे किराया मिल रहा होगा, दूसरी तरफ मुझे अकोमोडेशन मिल रही होगी। सर जी पॉइंट समझने का ये है, सेल्फ हायरिंग क्या है, मैंने अपने मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे मेरा मकान किराए पर लेकर मुझे ही एज एकोमोडेशन दे दिया है। तो मुझे 2 फायदे मिल रहे होंगे। एक, किराया मिल रहा होगा, जो किराया मिल रहा होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, जो एकोमोडेशन मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दी है वो मेरे लिए इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। सर एकोमोडेशन का रूल आपने कल पढ़ा, क्या होता है? फेयर मार्केट रेंट और 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल, और अगर मिनिमम टाइम स्केल ना हो तो सर जी ये बात तो पता है ना आपको, इन दोनों में से कौन सा लेना होगा? हायर। अच्छा आप जरा गौर से बात सुनना, कॉन्सेप्चुअल बात है भैया। अगर आपको एकोमोडेशन आपके एम्प्लॉयर ने दे दी है तो उस पर तो रूल लगेगा फेयर मार्केट रेंट और 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल विच एवर इज हायर वाला। इनमें से हायर पे टैक्स लगेगा और इसके साथ दूसरे नंबर पे क्या होगा? आपको किराया भी मिल रहा है। सर अब जब यहां पर आपको किराया मिल रहा होगा तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का नॉर्मल रूल क्या है? फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल विच एवर इज हायर, यही रूल है ना।
सर सेल्फ हायरिंग के केस में, सेल्फ हायरिंग के केस में ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। सेल्फ हायरिंग के केस में जो एक्चुअल रेंट है, जो एक्चुअल वसूल किया है, उस पर टैक्स लगता है। और उसकी वजह वो ये बताता है कि फेयर मार्केट रेंट पर तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है अंडर द हेड सैलरी। सर ये देखिए, फेयर मार्केट रेंट पे टैक्स लग चुका है अंडर द हेड सैलरी। तो हमारी बात कंक्लूड क्या हुई? हमारी बात कंक्लूड ये हुई कि सेल्फ हायरिंग के केस में चूंकि फेयर मार्केट रेंट पर अंडर द हेड सैलरी ऑलरेडी टैक्स लग चुका होता है, तो अंडर द हेड प्रॉपर्टी ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, बल्कि हमेशा एक्चुअल पर टैक्स लगेगा। यस और नो? एक्चुअल इनकम में शामिल होगा और इस पर टैक्स लगेगा। सर ये वाली बात अक्सर स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा डिटेल में बता दूं। अलबत्ता आगे चलते हैं। सर कुछ इनकम ऐसी है जिसके बारे में लगता है कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, लेकिन वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगी। चार चीज़ें हैं, चारों डिटेल से बताऊंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा मैं अदर सोर्स के साथ। वहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद मैंने वो वाला एरिया कराना है और मैं ये वाली बात दोबारा नहीं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सर अगर आप बिल्डिंग किराए पर देते हैं तो वो किस साइड में जाना चाहिए? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर यूटिलिटीज एमेनिटीज, कोई सहूलियात दे रहे हैं, कोई यूटिलिटीज दे रहे हैं, आप मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर एक कमरा लिया हुआ है जिसमें सिर्फ आपको जगह रूम स्पेस नहीं दी हुई, बिजली पानी गैस भी है, एक क्या कहते हैं एसी की ऑप्शन भी है, यूपीएस की ऑप्शन भी है, वायरलेस क्या कहते हैं वो भी है, इंटरनेट भी है मिसाल के तौर पे। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो सर इसको बोलते हैं बिजली पानी गैस टेलीफोन को यूटिलिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा इजाफी सहूलियात हैं, लॉन्ड्री है, खाना है, ये अमेनिटीज़ होती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अगर आपको ये सारी चीज़ें हॉस्टल में मिल रही हैं तो सर याद रखिएगा, ये सिर्फ आप जो पैसे देते हैं वो सिर्फ जगह के नहीं देते, बल्कि इन सारी चीज़ों के मिला के देते हैं। सर अगर आपको बिल्डिंग टुगेदर विद यूटिलिटीज़ और अमेनिटीज़ मिल रही है तो फिर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। अगर आपको बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पर मिल रही है तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। सर जी अब सवाल ये पैदा होता है, यहां पर एक ऑप्शन होती है, सर अगर बिल्डिंग टुगेदर विद यूटिलिटीज़ और अमेनिटीज़ मिल रही है तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। अगर बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी मिल रही है तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। अच्छा अब ज़रा यहाँ पर देखना ध्यान से, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। एक तरफ बिल्डिंग है, एक तरफ प्लांट एंड मशीनरी। एक तरफ बिल्डिंग है और एक तरफ प्लांट एंड मशीनरी है। जी सर, अगर उसने आपको बताया हो कि बिल्डिंग का किराया, उसने आपको बता दिया है कि टोटल किराया 4 लाख है, तो ये सारे का सारा किस हेड में जाएगा? अदर सोर्स में। और अगर वो आपको बता दे
कि भैया टोटल किराया 4 लाख है, अलबत्ता अगर खाली बिल्डिंग किराए पर लेते तो इसका किराया होना था 2 लाख। तो क्या आपको समझ नहीं आ गई कि बिल्डिंग का 2 लाख है और अदर सोर्स का 2 लाख है, तो बिल्डिंग का किराया फिर किस साइड में जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर वो आपको क्यूमुलेटिव इकट्ठा किराया बताए 4 लाख तो वो सारे का सारा अदर सोर्स में जाएगा। और अगर वो आपको बाइफरकेट कर दे और बताए बिल्डिंग का किराया 2 लाख है तो आपको समझ आ गई बिल्डिंग 2 लाख है, अदर सोर्स में प्रॉपर्टी में 2 लाख जाएगा और अदर सोर्स में 2 लाख जाएगा। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं? अगर वो आपको इकट्ठा बता दे तो फिर तो काम आसान है, फिर तो आप वो सारे का सारा अदर सोर्स में ले जाएंगे। अगर वो आपको इकट्ठा ना बताए और अलहदा अलहदा बताए तो फिर बिल्डिंग का किराया प्रॉपर्टी में जाएगा और बाकी यूटिलिटीज़, एमेनिटीज़ या प्लांट एंड मशीनरी का किराया अदर सोर्स में जाएगा। सर ये बात अगर आपको समझ आ गई तो एक पॉइंट और छोटा सा समझिए। उसने आपको बताया 8 मिलियन की बिल्डिंग खरीदी है और 4 मिलियन की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। अब 8 मिलियन की आपने बिल्डिंग खरीदी है और 4 मिलियन की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है और किराया आपको मिल रहा है 4 लाख रुपए। अब आप बताइए बिल्डिंग का कितना होगा और प्लांट एंड मशीनरी का कितना होगा? उसने आपको नहीं बताया तो आपने अपोर्शन नहीं करना। ये सारे का सारा 4 लाख अदर सोर्स में जाएगा। कुछ बच्चे एक बार उसने कॉस्ट दे दी, कुछ बच्चों ने खुद समझदारी करके इसको अपोर्शन कर दिया। गलत किया सर, हमें तो नहीं उसने बताया बिल्डिंग का कितना है, प्लांट एंड मशीनरी का कितना है। ये सारे का सारा किस साइड में जाना है? अदर सोर्स में। अगर उसने खुद ना किराया बताया हुआ हो तो आपने कॉस्ट की बेस पे किराया खुद असेस नहीं करना। सर 2 लाख रुपया बिल्डिंग में है, 2 लाख रुपया प्लांट एंड मशीनरी का है। बिल्डिंग का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अगर कंपोजिट रेंट और इकट्ठा रेंट है तो वो सारे का सारा, अगर कंपोजिट रेंट है तो वो सारे का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। सर आगे चलते हैं जनाब। ये मैंने आपको 2 बातें बता दी। तीसरी बात देखिएगा, सब लीज ऑफ प्लांट, सब लीज ऑफ बिल्डिंग। सब लीज क्या होता है? सर मालिक मकान जब किराए पर देता है तो इसको लीज बोलते हैं, किराएदार जब किराए पर देता है इसको सब लीज बोलते हैं। सर उसने कहा अगर सब लीज किया हुआ है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। अगर सब लीज किया हुआ है, अगर सब लीज किया हुआ है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा। इसको ऐसे मिसाल लीजिए, मालिक मकान अगर किराया वसूल करे तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा, किराएदार अगर किराया वसूल करे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। याद रखिएगा, सब लीज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आता बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता। सर एक चौथा कॉन्सेप्ट भी है, ग्राउंड रेंट। अब ये भी ध्यान से सुनिएगा। सर हमने जमीन किराए पर ली और उस पर अपने, यानी किराएदार ने जमीन किराए पर लेके बिल्डिंग बना ली अपने पैसे से। अब इस केस में जो वो जमीन का किराया, बिल्डिंग तो उन्हें आप बनाई है ना, बिल्डिंग तो उसने खुद बनाई है। जब वो किराया दे रहा होगा तो बिल्डिंग का तो नहीं देगा, बिल्डिंग तो उसने खुद बनाई है, सिर्फ जमीन का किराया दे रहा होगा। इसको बोलते हैं ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में नहीं आता बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में आता। सर मैंने आपको 4 बातें बता दी। सबलीज, किराएदार जो किराए पर देकर पैसा कमाए वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, अदर सोर्स में आएगा। ग्राउंड रेंट, किराएदार अगर पैसा लगा के बिल्डिंग बना ले और वो जमीन का किराया दे रहा हो तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। सर बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी किस साइड में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं है। सर बिल्डिंग प्लस यूटिलिटीज और एमेनिटीज,
और येस और नो, ये चार बातें बड़ी कीमती हैं, इसको जहन में रखिएगा कि कब कब वो अदर सोर्स में जाता है और प्रॉपर्टी में नहीं जाता। लो सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बुनियादी डिस्कशन हमने कर ली, जहां पर आपको बताया एक बात बस रह गई, सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पे टैक्स होती है या रिसीट बेस पे? एक्रूअल बेस। इसका मतलब समझते हैं, अगर मुझे 3 साल का इकट्ठा कराया इस साल में वसूल हो गया तो फर्क नहीं पड़ता, जितना अरसा मेरी जगह किराए पर रही उतने पीरियड का किराया मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सर एक्रूअल का मतलब होता है कमाए कितने। सर अगर 11 माह मेरी जगह किराए पर रही तो 11 माह का किराया मेरी इनकम में शामिल होगा। उसने मुझे 1 साल का एडवांस दिया, फर्क नहीं पड़ता, 1 साल का पूरा किराया मेरी इनकम में शामिल नहीं होगा। वो सवाल में आपको कहेगा कि आपको 1 साल का एडवांस मिल गया। सर 1 साल का एडवांस मिला है तो क्या करें, जो शामिल होगा वो कितना होगा, जितना अरसा मेरी जगह किराया। एक्रूअल का यही मतलब होता है ना सर, कमाए कितने, कमाए कितने, एक्रूअल ही है। वसूल कितने किए, रिसीट ही है। अब सर गौर कीजिएगा, जो असल गेम है वो ये है कि इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पर टैक्स होती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पर टैक्स होती है। उसने तकरीबन अगर 6 बार सवाल पूछे तो 5 बार ये वाली एडजस्टमेंट ज़रूर पूछी है कि जनाब एडवांस में किराया मिल गया, 2 साल का किराया इकट्ठा मिल गया। अगर वो आपको 4.8 मिलियन 2 साल का किराया देता है तो आपको फ़ौरन सोचना चाहिए मैं क्या करूं, 2 साल का इतना है, मैंने तो ये देखना है कितना अरसा मेरी जगह किराए पर रही। अब जितना अरसा वो जगह किराए पर रही, अगर वो 9 माह किराए पर रही है तो फिर आपने 9 मंथ के किराए को इनकम में शामिल करके उस पर टैक्स करना है, चूँकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज टैक्सड ऑन एक्रूअल बेसिस। सर जी ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बुनियादी डिस्कशन थी, आपके साथ हो गई। थोड़ा सा आगे चलूँगा। अगर जॉइंट ओनर है, जॉइंट ओनर का मतलब होता है एक से ज़्यादा ओनर हैं और उनको पता है, जॉइंट ओनर है और उनको पता है कि इनकम कितनी है, यानी उनका शेयर कितना है, तो फिर क्या करेंगे, नेट इनकम उनको मिलेगी, नेट इनकम उनको मिलेगी। यानी इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद, सर जी 100 रुपये किराया था, 30 रुपये के खर्चे थे, बकाया कितना रह गया 70। 2 मालिक हैं ए और बी, 50-50% रेशो में। ए को कितना मिलेगा 35, बी को कितना मिलेगा 35। नेट का मतलब होता है खर्चे माइनस करने के बाद। जिंदगी में जब भी नेट का लफ्ज पढ़े ना, चाहे वो नेट सेल हो, चाहे वो नेट परचेज हो, चाहे वो नेट एसेट हो। नेट एसेट का क्या मतलब होता है, लायबिलिटी माइनस करने के बाद। यस और नो? सर ये नेट रेंटल इनकम है, यानी रेंटल इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो ए और बी या जो भी जॉइंट ओनर है उसको मिलेगी। सर इनकम फ्रॉम जॉइंट ओनर में अगर एक से ज़्यादा ओनर, मल्टीपल ओनरशिप हो और असर्टेनेबल शेयर हो, कि ये जैसे हमने भी कहा ना 50-50% है, असर्टेनेबल शेयर था तो खर्चे माइनस करने के बाद जो इनकम नेट बचेगी उसको तकसीम कर दिया जाएगा इंडिविजुअल में। हाँ अगर शेयर असर्टेनेबल नहीं था, अब ये नहीं पता, सर होता है ना कुछ लोग पूल इन कर लेते हैं, 26 लाख रुपए 6 बंदों ने डाले हुए हैं और 27 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका किराया आ रहा है। अब सवाल ये है कि 6 बंदों में से 27 लाख की प्रॉपर्टी में किराया आ रहा है 27,000 रुपया, तो 6 बंदों में किसको कितना मिलेगा। अब इसके अंदर असर्टेनेबल, एग्जैक्टली असर्टेनेबल नहीं है कि उस 27 लाख में मिसाल के तौर पे अगर ABCDEF 6 लोग थे तो किसने कितने पैसे डाले। तो इसका हल पता क्या होता है, इसका हल ये होता है कि अगर आप डेफिनेट और असर्टेनेबल नहीं है कि किसका कितना शेयर है तो इसको AOP की तरह ट्रीट करो, AOP की तरह ट्रीट करो। चैप्टर नंबर 12 आपको पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। अच्छा अब ज़रा देखिएगा इसमें करते क्या है, सुनना, इनकम लेंगे, उसमें से खर्चे माइनस करेंगे, नेट आ जाएगा, नेट इनकम, उस पर टैक्स लगाएंगे, टैक्स जितना बनेगा टैक्स माइनस करने के बाद जो हिस्सा आएगा वो तकसीम किया जाएगा।
सर अगर अब मैं नतीजा निकालने लगा हूं, अगर शेयर असर्टेनेबल था तो टैक्स माइनस किए बगैर तकसीम कर दिया था, और अगर शेयर असर्टेनेबल नहीं था तो एओपी वाला ट्रीटमेंट किया था, यानी टैक्स माइनस करने के बाद तकसीम किया गया था। भैया दोनों में फ़र्क समझ आया है? अगर जॉइंट ओनर हो, अब मैं कंक्लूजन ड्रॉ करने लगा, मैंने एग्जांपल्स के साथ सारी बात समझा दी। अगर जॉइंट ओनर हो और शेयर असर्टेनेबल हो तो टैक्स माइनस करने की जरूरत नहीं है, नेट इनकम तकसीम कर दो, हर इंडिविजुअल बंदा अपने तौर पे उस पर टैक्स देगा। लेकिन अगर जॉइंट ओनरशिप है और शेयर असर्टेनेबल नहीं है तो इस केस में आपने एओपी वाला ट्रीटमेंट करना है, यानी नेट इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो तकसीम की जाएगी। यस और नो? सर जी ये पॉइंट आ गया आपके साथ। इनकम फ्रॉम सैलरी में तो डिडक्शन अलाउ होती नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अलबत्ता डिडक्शन अलाउ होती है। तो सवाल अगला ये है कि अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिडक्शन अलाउ होती है तो क्या होगा? सर कौन कौन सी चीज़ें माइनस करने की इजाज़त है? सबसे पहला रिपेयर अलाउंस। अब इसके साथ एक जुमला लिखा हुआ है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल। इसका मतलब समझते हो? असल में खर्चा हुआ है, नहीं हुआ, थोड़ा हुआ है, ज्यादा हुआ है, आपकी 1 लाख रुपए की रेंटल इनकम है, 20,000 रुपया रिपेयर अलाउंस माइनस कर दो। आपने 80,000 की रिपेयर कराई है तब भी 20,000 माइनस होगा, आपने 2,000 रुपए की रिपेयर कराई है तब भी 20,000 माइनस होगा, और सर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो भी 20,000 माइनस होगा। इर्रिस्पेक्टिव का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ता एक्चुअल में कितना खर्चा है, लेकिन ये बात सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? बिल्डिंग के लिए। लैंड के लिए ये वाली बात नहीं है। सर बिल्डिंग के लिए इंश्योरेंस का भी यही रूल है, जितनी भी इंश्योरेंस होगी माइनस करने की इजाज़त है। सर प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस, ग्राउंड रेंट एक वो है जो मैंने आपको अभी बताया, एक टैक्सेस की सूरत में भी ग्राउंड रेंट होता है, यानी ये एक टैक्स का नाम है ग्राउंड रेंट, ये भी इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी टैक्स है माइनस करने की इजाज़त होती है। सर अगर आपने लोन लिया हुआ है उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए और उस पर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से माइनस करने की इजाज़त होती है। सर जी अगर आपने लोन नहीं लिया बल्कि मिलकर किसी बंदे को उसके साथ ये तय किया कि मुझे 20 लाख दे दो, जो किराया आएगा उसका 10% या 20% तुम्हें दूंगा, अब वो जो 20% आप शेयर इन रेंटल या शेयर इन एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस करने की इजाज़त होगी। सर ये सारे पॉइंट्स आपने याद करने हैं, क्यों? क्योंकि इसके अलावा कुछ माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो ये पता होना चाहिए कि भैया रिपेयर माइनस करने की इजाज़त है 20%, चाहे असल में खर्चा हो या ना हो। इंश्योरेंस माइनस करने की इजाज़त है, ये दोनों बिल्डिंग के केस में है। प्रॉपर्टी टैक्स माइनस करने की इजाज़त है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की इजाज़त है। शेयर इन रेंट और एप्रिसिएशन, आपने किसी से पैसे लिए थे, सूद पर नहीं लिए, उससे किराया तय किया हुआ था कि किराए का इतने % दूंगा या जो वैल्यू बढ़ेगी उसका इतने % दूंगा, वो जो अमाउंट बनेगी वो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी। लीगल चार्जेस हर तरह के नहीं, सिर्फ अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए। भैया आपकी जगह पे कब्जा होने लगा था, आपने फ़ौरन वकील करके उससे जगह खाली करवाई है, ये जो खर्चा आएगा लीगल चार्जेस टाइटल को डिफेंड करने के लिए जो भी होंगे वो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी। सर कलेक्शन चार्जेस या एडमिनिस्ट्रेशन, सर कलेक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी, जो कि 4% से ज़्यादा नहीं होगा। मेरे पानी पीने का टाइम। वापडा वालों को पता चल जाता है बस कि मुझे प्यास लगती है। अच्छा जरा देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन चार्जेस 4% से ज़्यादा नहीं हो सकते। अभी भैया ऊपर बात की 20% वाली, ज़रा आंखें दिमाग खोल के, वहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल था, असल खर्चा जितना भी हमने कितना माइनस करना है 20%, लेकिन यहां पर उसने क्या लिखा 4% से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर एक्चुअल है, अगर 4% बनता है 10 रुपए
और एक्चुअल है 6 रुपये, तो कितना माइनस होगा सर? विच एवर इज लोअर। एक्चुअल 6 रुपये लगे, 4% 10 रुपये है, तो भैया आपने उसने मैक्सिमम लिमिट दी है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपके एक्चुअल 6 लगे हैं तो 6 माइनस करने की इजाज़त होगी। और सर अगर एक्चुअल लगे हैं 16 रुपये और 4% बन रहे हैं 10 रुपये, तो कितना माइनस करने की इजाज़त होगी? 10। यहां पर मैक्सिमम लिमिट उसने दे दी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 माइनस करने हैं। अगर एक्चुअल 6 हुए माइनस कर दो, अगर एक्चुअल 16 हुए रुक जाओ, 10 माइनस करो। सर समझ आ रही? ऊपर वाली डिस्कशन में क्या था? रिपेयर में 20% माइनस करना है, असल में जितना भी लगा उससे फर्क नहीं पड़ता। सर दोनों में फर्क है। सर अनपेड रेंट कंसिडर्ड एज इररिकवरेबल। सर बैड डेट माइनस करने की इजाजत होती है। प्रॉपर्टी में भी सर आपको पता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पे टैक्स होती है, यस और नो? पिछले साल मेरी बिल्डिंग पूरा साल किराए पर रही, 12 लाख रुपया किराया बनता था, उस बंदे ने कहा कोरोना आया मैं भी नहीं दे सकता, अगले साल दे दूंगा। मुझे आप बताएं 12 लाख की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगी या नहीं, यस और नो? सर एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि पैसे कमा लिए इनकम में शामिल होगा, इनकम में तो शामिल होगा, उस पर टैक्स भी लगेगा। अब अगले साल क्या हुआ? वो बंदा डिफॉल्ट करके कहता है भाई अब तो कारोबार रहा ही नहीं है, मैं जा रहा हूं। अब ये जो 12 लाख रुपया जिसको आप पिछले साल की इनकम मान के इनकम में शामिल करके उस पर टैक्स दे चुके थे, इस साल रिकवरी नहीं हो रहा, तो क्या होगा? सर इस केस में वो उसको कहते हैं इररिकवरेबल डेट। इस साल का आपको किराया मिला 20 लाख रुपए, उस 20 लाख में से पिछले साल वाला 12 लाख जो आप ऑलरेडी इनकम में शामिल कर चुके थे, नहीं होना चाहिए था, वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? बैड डेट या इररिकवरेबल रेंट जो है वो माइनस करने की इजाजत होती है, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। सर कौन सी? सर किराएदारी का माहिदा नेक नियति पर हो। सर आपने बाकायदा डिफॉल्ट स्टेप्स ले लिए हैं कि जिस बंदे ने किराया देने में डिफ़ॉल्ट किया उससे जगह खाली करा लें। सर आपने अमली इकदाम उठा लिए हैं, यानी आपने स्टेप्स ले लिए हैं उस बंदे से जगह खाली कराने के। तीसरा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके 4 प्लाजे हैं लाहौर में, गुलबर्ग वाले प्लाजे को तो वो कह रहा है कि यार इसका किराया मैं ठीक से देता रहूँगा, लेकिन अनारकली में जो प्लाजा है ना उसका किराया मैंने नहीं देना। तो अब आप कहेंगे ये बंदा गुलबर्ग में बहुत अच्छा है और नारकली में गंदा है, ऐसे नहीं हो सकता सर। सर समझ आ रही है? यानी वो बंदा बैड डेट सिर्फ तभी होगा जब वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी का किराएदार ना रहे। अब सर तीसरी बात ये है, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। सर चौथी बात, लीगल प्रोसीडिंग, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ आपने नतीजा निकाल लिया है कि भाई इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अनपेड रेंट वॉज प्रीवियसली चार्जेबल टू टैक्स, ये जो अनपेड रेंट है ये पिछले साल की इनकम में शामिल था, तो इस साल माइनस करने की इजाज़त होगी। सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, खर्चे माइनस करने की इजाज़त होती है। 8 खर्चे हैं, आखिरी खर्चा अनपेड रेंट है, अनपेड रेंट में माइनस करने की इजाज़त होती है। अगर पिछले साल की इनकम में शामिल कर लिया था तो इस और रिकवर नहीं हुआ तो इस साल माइनस करने की इजाज़त है। और उसमें उसने क्या बातें की हैं? सर टेनेंसी बोनाफाइडी हो, डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट ने प्रॉपर्टी को विकेट कर लिया हो या विकेट करने के लिए इकदाम कर लिए गए हों, डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट किसी और प्रॉपर्टी पर जो है वो काबिज ना हो या उसने किसी और प्रॉपर्टी पर किराएदार ना हो। चौथे नंबर पे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर ली हो या हमने नतीजा निकाले हो कि कानूनी कार्रवाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और पांचवी बात, अनपेड रेंट वॉज प्रीवियसली चार्जेबल टू टैक्स, पहले इनकम में शामिल था। सर 2018 में आपने इनकम में शामिल किया था, 2019 में आपको पता चल गया किराया मिलना कोई नहीं, आपने इसको क्या कर दिया?
बैड डेट कर दिया, माइनस कर दिया। 2020 में उसको अल्लाह की हिदायत हो गई, वो बंदा किराया लेके आ गया कि भाई मैंने 2018 में जो आपका किराया देना था, ये लो भाई पकड़ो किराया, मुझे अल्लाह ताला से डर लगता है। ये जनाब 2020 में जो किराया बाद में रिकवर हुआ है सर, ये 2020 में दोबारा आपकी इनकम में शामिल हो जाएगा, दोबारा टैक्स लगेगा इस पर। गौर किया 2018 में आपने इनकम में शामिल किया था, 2019 में बैड हो गया था, इनकम में से माइनस कर दिया था, 2020 में फिर रिकवर हुआ है, दोबारा इनकम में शामिल करके इस पे दोबारा टैक्स लगा देंगे। यस और नो? चलो जनाब, उस किराएदार को तो हिदायत हो गई है, इंशाल्लाह आपको भी हो जाएगी। नहीं सर, आगे चलते हैं। अगर कोई खर्चा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, ये 8 खर्चे माइनस करने की इजाजत होती है। अगर आपने कोई खर्चा किया लेकिन उसको पे नहीं किया, यानी एक्सपेंस हो गया लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई, 2018 में खर्चा किया था, पे नहीं किया, वो कहता है 18 में खर्चा किया था, इस साल इसको लेस कर दिया, 19 में भी पे नहीं किया, 20 में भी पे नहीं किया, 21 में भी पे नहीं किया। अगर 3 साल हो गए वो खर्चा पे नहीं किया तो 2022 में वो दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा। सर ये बात इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी ऐसे ही लिखी हुई है, मैंने वहां पर भी आपको बता दिया। अगर अनपेड लायबिलिटी है, 2018 में खर्चा किया, एंट्री की डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट पेबल, एक्चुअल में पे नहीं किया, 18 गुजर गया, 19 गुजर गया, 20, 19 गुजरा, 18 में खर्चा किया था, 19 गुजरा, 20 गुजरा, 21 गुजरा, 3 साल हो गए, अभी तक लायबिलिटी अनपेड है। 2022 में वो वाली अनपेड लायबिलिटी को दोबारा इनकम में शामिल कर। सर 2023 में हिदायत हो गई, वो जिस बंदे की पेमेंट नहीं की थी, अब आपने क्या कर दी, वो पेमेंट कर दी, तो जब कर दी एक्चुअल में तो दोबारा अलाउड एज डिडक्शन हो जाए। सर जी बात समझ में आ गई? यहां पर ये वाली बात लिखी हुई है, अगर कोई खर्चा आपने किया और उसको पे नहीं किया, अनपेड लायबिलिटी थी, और उस अनपेड लायबिलिटी को कितना अर्सा हो गया है, 3 साल हो गए, तो 3 साल खत्म होने के बाद, जिस साल लायबिलिटी हुई है, राइज हुई, वो साल खत्म होने के 3 साल बाद भी आपने उसको पे नहीं किया, तो 3 साल खत्म होने के बाद दोबारा आप उसको इनकम में ऐड कर देंगे। पहला काम ये करेंगे। दूसरे नंबर पे इनकम में ऐड कर दिया, अगर सब्सिक्वेंटली आपने दोबारा पे कर दिया तो दोबारा अलाउड एज डिडक्शन होगा। सर जी ये वाला पॉइंट था। और हमारी आखिरी बात इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से। सर जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से जो हमारी आखिरी बात है वो है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट सर सिक्योरिटी या एडवांस, हमारे यहाँ आम तौर पे क्या होता है जनाब, हमने कोई जगह किराए पर ली, 2 लाख रुपया एडवांस दे दिया और 20,000 रुपया उसका मंथली किराया है। सर एक तरीका तो यह है कि ये एडवांस अगेंस्ट द रेंट एडजस्टेबल हो, ये एडवांस अगेंस्ट द रेंट एडजस्टेबल हो, एक तरीका ये है। अब जरा ये बात समझिएगा सर, एक तरफ है सिक्योरिटी या एडवांस, दो लाख एडवांस 2 लाख है और किराया कितना बताया सर, रेंट है 20,000। स्टेप नंबर 1, अगर ये सिक्योरिटी और एडवांस एडजस्टेबल है तो कुछ भी नहीं करेंगे, नो टैक्स ट्रीटमेंट। लेकिन अगर ये नॉन एडजस्टेबल है,
अगर ये नॉन एडजस्टेबल है तो क्या होगा, सुनना भैया, इसका 10वां हिस्सा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगा। नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी या एडवांस को डिवाइडेड बाय 10 करके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल कर देंगे। कितने अरसे के लिए? 10 साल के लिए, फॉर 10 ईयर्स। अगर मैंने 2020 में एडवांस वसूल किया है, जिस साल एडवांस वसूल किया उसी साल एडवांस को डिवाइडेड बाय 10 करके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल कर दें। उस साल भी कर दिया, अगले 9 सालों में भी यही वाली अमाउंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएगी। टोटल 10 सालों के लिए ऐड रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, लो जनाब 2022 में वो बंदा मकान खाली करके चला गया, कहता है मेरा एडवांस मुझे वापस करो। आपने ये 2 लाख रुपया वापस कर दिया। जिस साल ये एडवांस वापस किया उस साल इनकम में शामिल नहीं होगा एडवांस डिवाइड बाय 10। सर फुल ईयर नील ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है? अच्छा जी, भाई हाँ ना दे करो यार, पढ़ा हुआ है फुल ईयर नील ईयर? डेप्रिसिएशन पढ़ते हुए कभी जिंदगी में पढ़ लिया हो? इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक दे देगा, कुछ टाइम की बात है। सर जी एडवांस डिवाइडेड बाय 10 किया, जिस साल एडवांस वसूल किया डिवाइडेड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर दें 10 सालों के लिए। अगर 10 साल गुजरने से पहले एडवांस वापस किया, जिस साल एडवांस वापस किया उस साल डिवाइडेड बाय 10 करके शामिल नहीं करना। सर 2020 में एडवांस लिया था, 2020 में 2020 में 20,000 शामिल होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, 2021 में 20,000 शामिल होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, 2022 में शामिल होगा। द आंसर इज 2022 में वापस कर दिया एडवांस, इनकम में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल नहीं। किराया तो जो वसूल किया है एक्चुअल और फेयर मार्केट एंड विच एवर इज हायर वो तो आना ही आना है, उसके साथ सिक्योरिटी की ये वाली अमाउंट भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होती है। 2 बातें आपसे कर ली, 3 बातें टोटल हैं इसमें। पहली बात, जिस साल वसूल किया इनकम में शामिल करो। दूसरी बात, जिस साल वापस किया इनकम में शामिल ना करो। तीसरी बात सबसे कीमती, अगर आपने एक एडवांस लिया है, एक एडवांस वापस किया और दूसरा एडवांस ले लिया तो क्या करेंगे? सर 2022 हुआ, 2022 में हमने उस किराएदार को फारग करके एक दूसरा किराएदार लिया है, उससे मैं एडवांस दिया 5 लाख रुपए। तो मैंने आपको क्या बताया, जितना एडवांस भी मिला है नया, जितना एडवांस भी मिला उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दो, यही बताया, उसको इनकम में शामिल कर दो। लेकिन अगर पुराना एडवांस वापस भी किया है तो माइनस करें पुराने एडवांस का वो हिस्सा जो ऑलरेडी टैक्स था, पोर्शन ऑफ ओल्ड एडवांस ऑलरेडी टैक्स। अब इसी एग्जाम्पल को लीजिए, सर जी टोटल एडवांस कितना था? 2 लाख रुपए का। ये पुराना एडवांस 2 लाख था ना। आपको पहले साल में कितनी अमाउंट पे टैक्स लगा? 20,000 रुपये। दूसरे साल में कितनी अमाउंट पे टैक्स लगा? 20,000 रुपये। तीसरे साल वापस कर दिया तो 2 लाख में से कितनी अमाउंट पर टैक्स लग चुका है? 40,000। सर ये वाली अमाउंट माइनस कर देंगे, आपकी वर्किंग होगी पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है माइनस कर देंगे। नया एडवांस था 5, जो भी नया एडवांस लिया वो तो लिख कर डिवाइड बाय 10 तो कर देना ना, ये वाला काम तो सिंपल है रेगुलर। इसमें से माइनस कर देना है पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। 2020 में भी 20,000, 2021 में भी 20,000, 2022 में तो वापस कर दिया था, कुछ नहीं लगेगा। सर ये पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पर ऑलरेडी टैक्स हो चुका हुआ है, कितनी अमाउंट है? 40,000। सर ये बकाया कितना रह गया? 460 डिवाइड बाय 10। ये आ गया। इस साल कितनी अमाउंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगी? 46,000 की। इसको कहेंगे ये नॉन एडजस्टेबल प्रॉपर्टी।
नॉन एडजस्टेबल एडवांस है। सर जी यस और नो? सर जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मेन पॉइंट्स यही थे, आपके साथ हमने एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं हम अपने एरिया की तरफ जो है चैप्टर नंबर 10 अदर सोर्स। सर आपके जहन में जो सवाल भी आ रहा है नोट कर लीजिए। विश के मैं इसी वक्त ही जवाब दे पाता, लेकिन मेरे पास टाइम शॉर्ट है, नोट कर लीजिए प्लीज। सर चैप्टर नंबर 10 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की 4 बातें काम की कॉन्सेप्चुअल। सर इनकम हो, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट ना हो, एनटीआर हो, एफटीआर ना हो, और चौथी बात किसी और हेड ऑफ इनकम में फॉल ना करती हो। सर 4 बातें आपको कही हैं, इनकम हो, टैक्सेबल हो, एनटीआर हो, किसी और हेड में फॉल ना करती हो। अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शामिल होने के बाद उस पर टैक्स, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में चार्जेबल टू टैक्स होना हो रहा है और शामिल होना और निकल जाना हो रहा है। ठीक है, ये 2 बातें अपने जेहन में रखिएगा। क्योंकि जो कल मैंने आपको बताया उसमें तो मैंने बताया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है उस हेड में शामिल हो, टोटल इनकम में शामिल हो, और अगर वो टैक्सेबल इनकम से पहले आने से पहले माइनस हो जाए तो वो चार्जेबल टू टैक्स जो है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं कहलाएगा। ये एक बात है। इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करते वक्त मैं ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। ले सर अभी सिर्फ 4 बातें याद रखिए। बात नंबर 1 इनकम हो, बात नंबर 2 टैक्सेबल हो, बात नंबर 3 एनटीआर हो, बात नंबर 4 बिजनेस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन अदर सोर्स में, बिजनेस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन और सैलरी में फॉल ना करता हो तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। सर जी अगर एक बंदा काम बिजनेस ही वो करता है जो अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आता है तो वो अदर सोर्स में नहीं जाएगा, अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस जाएगा। सर इसको फिर देखते हैं। अब सवाल ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नॉर्मली आता क्या क्या है? सर डिविडेंड तो कल ही पढ़ाया है, एफटीआर होता है। सर हुई है ना ये बात? सर जी डिविडेंड एफटीआर होता है, टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होता। अंडर द हेड आएगा, टोटल इनकम में शामिल होगा, लेकिन टैक्सेबल इनकम से पहले क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कुछ डिविडेंड ऐसा भी, अगर डिविडेंड टैक्स कटे बगैर आपको मिल जाए तो वो एफटीआर नहीं होता बल्कि एनटीआर होता है, ये भी याद रखिएगा। सर रॉयल्टी, सर ये भी क्या आइटम है? ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। लेकिन अगर रॉयल्टी नॉन रेजिडेंट को मिले तो ये एफटीआर होती है, रेजिडेंट को मिले एनटीआर होती है। ये बातें समझने वाली हैं। आपको मैंने बताया टैक्स कटे बगैर डिविडेंड मिला तो वो एनटीआर होगा। सर दूसरे नंबर पे क्या बताया? दूसरे नंबर पे बताया रॉयल्टी का। अगर रॉयल्टी रेजिडेंट को मिली तो एनटीआर होगी, अगर नॉन रेजिडेंट को मिली तो एफटीआर होगी। प्रॉफिट ऑन डेट अगर कंपनी को मिला तो एनटीआर होगा, प्रॉफिट ऑन डेट अगर कंपनी को मिला तो एनटीआर होगा, अगर इंडिविजुअल और एओपी को मिला तो सेपरेट ब्लॉक आइटम होगा। कल पढ़ा है सेपरेट ब्लॉक आइटम। सर एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड, एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड ये क्या है? सर आपने एफबीआर को 5 लाख एक्स्ट्रा जमा करा दिए, उन्हें कहा जी 5 लाख ऊपर जमा करा दिए, रिफंड कर दें। एफबीआर ने 2 साल बाद वापस किए, टोटल अमाउंट की 5,25,000 की वापस। आपने एक्चुअल पैसे कितने इजाफी जमा, रिफंडेबल कितना था? 5 लाख। कितने इजाफी मिल गए आपको?
सर ये 25,000 जो इजाफी आपको FBR वालों ने दे दिए हैं, ये एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड होगा। याद रखिएगा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ग्राउंड रेंट क्या है? पढ़ा चुका सर जी, सब लीज पढ़ा चुका, लीज टुगेदर बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी पढ़ा चुका, यूटिलिटी एमेनिटी के साथ बिल्डिंग पढ़ा चुका। सर डीम्ड इनकम आपने FBR वालों को शो किया है कि मेरे पास टोटल वेल्थ है 30 लाख रुपए और मैंने इस साल में कमाया 10 लाख, और FBR वालों के पास मालूमात है कि आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है। अब वो ये बात कही है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदे के पास टोटल वेल्थ 30 लाख की हो और 10 लाख रुपए उसने इस साल कमाए हो, तो ये तो टोटल 40 लाख बने। इसने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली है? इसका मतलब है ये कुछ हमसे छुपा रहा है। सर मेरी बात समझ आ रही है? टैक्स वाले इस मतलब को बहुत अच्छा समझते हैं। डीम्ड इनकम उसको कहते हैं, अन्य आपने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया तो टैक्स वाले कहेंगे ये जो 1 करोड़ 60 लाख रुपया है, टैक्स वाले इसको इनकम तसव्वुर करेंगे। डीम्ड का मतलब तसव्वुर करेंगे, वो कहेंगे ये भी इनकम है और उसको टैक्स लगा देंगे। किस हेड में डालेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सर अगर आपको एनुटी या पेंशन आपका एम्प्लॉयर दे तो वो तो टैक्सेबल होता है अंडर दैट सैलरी, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ना दे, एम्प्लॉयर के अलावा कोई और कहीं और से मिल रही हो, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नहीं सर अगली बात है प्राइस बॉन्ड, विनिंग ऑफ राइफल। सर टैक्स कट के मिले तो ये FTR होता है, टैक्स कटे बगैर मिले तो NTR होता है। सर अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसके नीचे कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं और आपका दोस्त या कोई बंदा आपको कहता है कि मुझे इस खुदाई करने की इजाज़त हो, इसके नीचे मैंने देखने के रिसोर्सेज हैं या नहीं या कितने हैं, आप उससे तय कर लेते मैं 5 लाख लूँगा और तुम्हें खुदाई करने की इजाज़त दे दूँगा। ये जो 5 लाख आपने वसूल किया, सर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में आएगा। सर अगर आपको भी यकीन हो गया कि वाकई इस ज़मीन के नीचे वाकई कोई हीरे जवाहरात हैं और आपने उससे तय कर लिया कि मैं 5 लाख खुदाई का तो लूँगा लेकिन साथ 50% शेयर भी लूँगा, जनाब 1 करोड़ रुपए के नीचे से मिसाल के तौर पे नेचुरल रिसोर्सेज निकल आए, तो 50% शेयर का मतलब है 50 लाख और 5 लाख आपने खुदाई कर लेना था, टोटल कितना हो गया? 55 लाख। सर ये 55 लाख रुपया आपकी इनकम में शामिल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मीनिंग देयर बाय आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के या एक्सप्लॉइट करने के हवाले से उसको इजाज़त देते हैं और उसके हवाले से जो पैसे लेंगे वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, बात नंबर 1। और बात नंबर 2 ये है कि अगर आप उससे ये तय करते हैं कि आप उससे शेयर लेंगे तो जो शेयर आपको मिलेगा वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। सर अगर आप कब्ज़ा खरीद कर कब्ज़ा ही बेच देते हैं, सर याद रखिएगा अगर प्रॉपर्टी खरीद कर प्रॉपर्टी बेची तो ये तो आएगा कैपिटल गेन में। सर प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कब्ज़ा खरीदा, इसको कहते हैं पोजेशन। पगड़ी, पगड़ी में आप मालिक नहीं बनते, पगड़ी में लीगल डॉक्यूमेंट आपके नाम नहीं होता, सिर्फ एक स्टाम्प पेपर होता है। मैंने 8 लाख रुपए लेके ये जगह इनको दे दी है, मैं 3 साल बाद 8 लाख रुपए लेकर ये जगह इसको दे दी, सिर्फ कब्जा, जमीन नहीं, फर्द नहीं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं। सर अगर आपने कब्जा खरीदा, बाज़ों का जगह मस्जिद की होती है, जगह औकाफ की होती है, वो जगह आप ले लेते हैं और वो जगह लीगल जो है ओनरशिप वो मस्जिद की ही रहती है, आपको सिर्फ क्या मिल जाता है? कब्ज़ा मिल जाता है। इस केस में आपने अगर एक मस्जिद के साथ अटैच दुकान का कब्ज़ा खरीदा 8 लाख का, 6 साल बाद वही कब्ज़ा ही आगे भेज दिया 10 लाख का, कितने पैसे कमाए? 2 लाख रुपए। सर कब्ज़ा बेचकर पैसे कमाना अदर सोर्स में जाएगा, प्रॉपर्टी खरीद कर बेच कर जो पैसे कमाए वो कैपिटल गेन में जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि कब्ज़ा जो है वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं होती, उसकी लीगली वो जगह आपके नाम नहीं होती, ये याद रखिएगा। वो सिर्फ आपको उस पर उसको ऑक्यूपाई करने का हक होता है सिर्फ। अब जरा देखना, यहां पर 2 बातें हैं। आपने कब्जा खरीदा 8 लाख का, कब्जा बेचा 10 लाख का, 2 लाख रुपए कमा लिए।
टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या ये पूरा 2 लाख टैक्सेबल होगा? द आंसर इज नो। इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, 10 सालों में तकसीम होकर ये टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। 10 लाख का बेचा, 8 लाख का खरीदा था, कितने का गेन आ गया? 2 लाख। इस साल कितना टैक्सेबल होगा? 20,000 रुपये। 10 सालों तक 20,000 टैक्स होता रहेगा। सर ये पोजेशन की मैंने आपको पॉइंट बताया। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। सर आपको कोई भी पेमेंट प्लान से कोई पैसे मिल रहे हैं, वो भी आपकी इनकम होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो। सर 2 बातें काम की हैं, वो सीखें और ये चैप्टर हम क्लोज करेंगे। एक बात है गिफ्ट की। सर एक बात याद रखिएगा, दादा दादी, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, इनके अलावा और कोई बंदा आपको गिफ्ट देगा, जिस तरह भी दे वो आपकी इनकम होगी, टैक्सेबल होगी अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर सुनिएगा, ये सर सगे रिश्तेदार हैं, दादा दादी, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, इन सब लोगों इन लोगों में से किसी ने आपको गिफ्ट किया, इन लोगों के अलावा किसी ने आपको गिफ्ट किया, फर्क नहीं पड़ता कैश में करे, फर्क नहीं पड़ता चेक के जरिए करे, फर्क नहीं पड़ता क्रॉस चेक दे, फर्क नहीं पड़ता ऑनलाइन पेमेंट करे, जिस तरह भी गिफ्ट किया, प्लॉट दे दिया, कुछ भी दे दिया, ये आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ, यानी सगे रिश्तेदारों के अलावा जिसने भी गिफ्ट दिया वो आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बस ये बात ज़हन में रखिएगा। अगला पॉइंट है ये की पॉइंट है जी, और यही डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के हवाले से भी यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर देखिएगा, अगर आपको लोन मिला, एडवांस मिला, सर जी पॉइंट ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोन, एडवांस, डिपॉजिट और गिफ्ट। ये गिफ्ट वो है जो सगे रिश्तेदार दे रहे हैं। अगर आपको इन 4 चीजों से पैसे वसूल हुए हैं, इन 4 चीज़ों के हवाले से पैसे वसूल हुए हैं, यानी आपको लोन मिला है, आपको एडवांस मिला है, आपको डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर मिला है, या आपको गिफ्ट मिला है, किसने दिया है? स्टेप नंबर 1 ये देखेंगे दिया किसने। अगर वो बैंक ने दिया है तो नॉट टैक्सेबल। इन 4 चीजों के हवाले से आपको पैसे मिले हैं तो स्टेप नंबर 1 वो किसने दिए हैं? अगर बैंक ने दिए हैं तो नॉट टैक्सेबल। स्टेप नंबर 2, अगर क्रॉस चेक के जरिए मिले हैं तो नॉट टैक्सेबल। अगर कैश के जरिए मिले हैं सर टैक्सेबल। अगर कैश के जरिए मिले हैं तो टैक्सेबल। सर अगर अदर बैंकिंग चैनल है, अदर बैंकिंग चैनल है, तो देखेंगे जिस बंदे ने दिए हैं उसका एनटीएन है या एनटीएन नहीं। अगर उसका एनटीएन है, बिस्मिल्लाह, ठीक हो गया भाई, इतना ही काफी है। सर जी मैंने आपको यहां पर 5 बातें बतानी है और वो बात आप ध्यान से समझ लें। स्टेप नंबर 1, अगर पैसे बैंक ने दिए हैं टैक्स नहीं होगा। स्टेप नंबर 2, अगर पैसे क्रॉस चेक के जरिए मिले टैक्स नहीं लगेगा। स्टेप नंबर 3, अगर पैसे कैश के जरिए मिले टैक्स लगेगा। स्टेप नंबर 4, अगर पैसे अदर बैंकिंग चैनल से मिले तो देखेंगे एनटीएन है या एनटीएन नहीं है। एनटीएन है या एनटीएन नहीं है। सर अगर एनटीएन है तो टैक्स नहीं लगेगा, अगर एनटीएन नहीं है तो टैक्स लगेगा। ये 5 बातें हैं। ये 5 बातों को मैंने आसान अल्फाज में आगे लिखा भी हुआ है।
सर अगर आपको बैंकिंग कंपनी से पैसे मिले टैक्स नहीं लगेगा, क्रॉस चेक के जरिए मिले टैक्स नहीं लगेगा, कैश में मिले टैक्स लगेगा, बैंकिंग चैनल एनटीएन है टैक्स नहीं लगेगा, बैंकिंग चैनल नॉट जो बंदा पे कर रहा है उसका देखना है एनटीएन बना हुआ है या नहीं, अगर एनटीएन नहीं बना हुआ टैक्स लगेगा, अगर एनटीएन बना हुआ है टैक्स नहीं लगेगा। यस और नो भैया, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सर। सर जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात, सर जी मैंने आपको इतने ज़्यादा पॉइंट्स पढ़ाए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या आना है, ये सारे पॉइंट्स, अगर कि ये सारे पॉइंट में से कोई पॉइंट भी अगर किसी बंदे का मेन सोर्स ऑफ इनकम हो और उसका बिजनेस हो, सॉरी ये कहना चाहिए उसका बिजनेस हो, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा। सर बैंक के लिए प्रॉफिट ऑन डेट उसका बिजनेस है या नहीं, तो ये उसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा। एक बंदा जिसका काम ही सिर्फ डिविडेंड वसूल करना है, तो उसके लिए डिविडेंड इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगी। बस ये बात याद रखना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बैलेंसिंग फिगर होती है, जो किसी हेड में नहीं आता वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, एकदम सवाल में अच्छा भला सैलरीड पर्सन है, एक लाइन लिखी आई थी कि ये बहुत अच्छा गाता है, इसने गाने से भी पैसे कमा लिए, हलाल कमांदा कमांदा किधर आ गया। सर जी ये जो पैसे कमाता है, ये आप एकदम सोचेंगे यार ये सिंगर है, ये पैसे कमाता है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, नहीं, सैलरी में आएगा, नहीं, प्रॉपर्टी किराया है, नहीं, शेयर का कोई काम है, कैपिटल गेन नहीं, तो फिर क्या आ जाएगा फाइनली अदर सोर्स इज अ बैलेंसिंग फिगर, अदर सोर्स बैलेंसिंग फिगर है सर, जो कहीं पर भी नहीं आ पाता, किसी हेड में भी वो कहाँ आ जाता है, अदर सोर्स में आता है। जब प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से ये कुछ बातें हैं, आप फिक्स पैसे वसूल कर रहे हो और रिटर्न ऑन कैपिटल ना हो, तो नाम जो भी हो, प्रॉफिट हो, यील्ड हो, इंटरेस्ट हो, डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, जो भी नाम हो, वो प्रॉफिट ऑन डेट की डेफिनेशन में फॉल करता है। और आपको ये डेट लेने के लिए अगर कोई सर्विस फीस या और कोई पैसे खर्च करने पड़े तो ये भी प्रॉफिट ऑन डेट होगा। अगर आप प्रॉफिट ऑन डेट की अगर आप डेट की फैसिलिटी ले लें और एक्चुअल में लोन लें भी ना, ऐसा भी हो जाता है, आप बैंक से कह देते हैं मुझे 10 मिलियन तक लोन दे दो, और आप एक्चुअल में लोन वसूल नहीं करते, बैंक से आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप जो फैसिलिटी लेते हैं उसके चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, सर वो भी प्रॉफिट ऑन डेट की डेफिनेशन में आता है। सर जी प्रॉफिट ऑन डेट बैंक के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है, ये आपको बता चुका। सर ये अगला पॉइंट समझिएगा, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी आना है, वहां पर हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे आपको, यहीं पे ही ध्यान से समझिए। सर किस्तों पर अगर कोई इदारा चीज दे रहा है, कौन सा इदारा, स्केड्यूल बैंक 1, इन्वेस्टमेंट बैंक 2, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 3, मुदारबा 4, लीजिंग कंपनी 5, अगर ये 5 इदारे किस्तों पर चीजें देते हैं और उससे किस्तें वसूल करते हैं, तो इन इदारों के लिए ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। प्रॉफिट ऑन डेट का अगला पॉइंट, सर अगर किसी बैंक ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर किसी बैंक ने म्यूचुअल फंड या प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड, ये भी म्यूचुअल फंड, ये बैंक भी तो इन्वेस्ट करता है ना पैसे। सर बैंक ने इन्वेस्ट कहां किया, बैंक ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड ने पैसे कमाए प्रॉफिट ऑन डेट से। अब म्यूचुअल फंड ने यहां से पैसे कमाकर इसका कुछ हिस्सा बैंक को दे दिया, तो बैंक को म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट ऑन डेट से पैसे कमाकर जो अदा किए, तो बैंक के लिए ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। फिर सुनना,
ये वाला पॉइंट कुछ बच्चों को नहीं समझ आता, वो ये चीज़ इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि बैंक ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, अब इन्वेस्टमेंट के जवाब में म्यूचुअल फंड ने आगे इन्वेस्ट किया हुआ था प्रॉफिट ऑन, वहाँ से उसने प्रॉफिट ऑन डेट कमाया, म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट ऑन डेट कमा के बैंक को एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया। ये जो बैंक को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला वो इसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगी सर। अच्छा जी, टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट की अगर हम बात करें तो भाई सिंपल है, टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट कंपनी के लिए एनटीआर और इंडिविजुअल और एओपी के लिए सेपरेट ब्लॉक आइटम। जब भी सेपरेट ब्लॉक आइटम का लफ्ज आए तो आपके जहन में पहली बात आनी चाहिए रेट क्या लगेगा, चूंकि सेपरेट ब्लॉक आइटम पर तो रेट सेपरेट लगता है, इसने बताया सर रेट लगेगा 15%। अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन तक है तो 15% रेट लगेगा, अगर 5 मिलियन से ज़्यादा है तो वो एनटीआर होगा और स्लैब रेट लगेगा। सर ये लोन नहीं है 5 मिलियन का, प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन है, ध्यान से जरा, प्रॉफिट 5 मिलियन है। सर 50 लाख अगर आपको मुनाफा आ रहा है, इसका मतलब असल रकम को 5 करोड़ के करीब इन्वेस्ट की होगी। सर जी बात समझ में आ रही? तो लोन 5 मिलियन नहीं लिखा हुआ, ध्यान से, प्रॉफिट 5 मिलियन से ज्यादा हो तो एनटीआर होगा, 5 मिलियन तक हो तो सेपरेट ब्लॉक आइटम होगा, 15% रेट लगेगा। सर जी एक बात और सुन लो, अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिलता है और टैक्स कटे बगैर मिलता है तो याद रखिएगा ये फिर सेपरेट ब्लॉक आइटम नहीं होगा, ये फिर एनटीआर हो जाएगा। अगर टैक्स कटे बगैर मिलता है, अगर टैक्स कटे बगैर मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, एनटीआर हो जाएगा। ये बात भी ध्यान से समझ लो। दूसरे नंबर पे उसने ये बात भी की, ये अगर लोन एग्रीमेंट है, पास पेपर में एक सवाल है, सबा एओपी का सवाल है, उसमें एक एडजस्टमेंट है, वो इसकी एप्लीकेशन है। सबा ने अपने दोस्त को 1 मिलियन का लोन दिया और 1 साल बाद उससे 11 लाख रुपए 1.1 मिलियन वापस वसूल कर लिए। 1 लाख का क्या कमाया, प्रॉफिट ऑन डेट कमाया, कोई टैक्स कटा नहीं कटा। ये 1 लाख रुपए क्या होगा सर, ये 1 लाख रुपए असल में एनटीआर, ये 1 लाख रुपए इनकम होगी, अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, और चूंकि टैक्स नहीं कटा तो ये सेपरेट ब्लॉक आइटम ट्रीट नहीं होगा बल्कि एनटीआर ट्रीट होगा। यस और नो? सर सबा वाला सवाल है, उसमें इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है। लोन एग्रीमेंट के तहत आपने पैसे लिए, उस पर प्रॉफिट पैसे दिए, उस पर प्रॉफिट ऑन डेट कमाया, टैक्स कटे बगैर आपको पैसे मिले तो वो क्या होगा, सर वो एनटीआर के तौर पे ट्रीट होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, टोटल इनकम में जाएगा, टैक्सेबल इनकम में जाएगा, स्लैब रेट लगेगा। सेपरेट ब्लॉक आइटम का मतलब होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, टोटल इनकम में जाएगा, लेकिन उसके बाद माइनस हो जाएगा और टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगा, बल्कि उस पर अलहदा से टैक्स लगेगा जो कि 15% होगा इन केस अगर प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन तक हो। सर ये हमारी डिस्कशन थी। एडमिसिबल डिडक्शन आखिरी पॉइंट है, इसको भी देख लीजिए। कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है? सर जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पे टैक्स होता है या एक्रूअल बेस पे? सर जी रिसीट बेस पर टैक्स होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पर टैक्स होता है। तो अगला पॉइंट ये भी समझ लो कि जो डिडक्शन अला होती है वो भी पेमेंट बेसिस पर होती है। सर रिसीट नहीं ना हो सकता, पेमेंट होगा। जो डिडक्शन अला होती है वो भी पेमेंट बेस पे, यानी जो खर्चा आप एक्चुअली पे करेंगे वो माइनस करने की इजाजत होगी। सर जी अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग को इकट्ठा किराए पर दिया हुआ है तो क्या आपको डेप्रिसिएशन अलाउ एज डिडक्शन होगी? द आंसर इज यस। सर अगर आपने कोई लोन लिया है और तो क्या प्रॉफिट ऑन डेट इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी? यस। सर डिडक्शन नॉट अलाउड के जो रूल्स आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़े हैं सारे के सारे यहां पर भी अप्लाई होंगे। डिडक्शन नॉट अलाउड वाले वो वाले रूल जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में अभी आज इंशाल्लाह मैं पढ़ा दूंगा सेकंड सेशन में, वो सारे अप्लाई होंगे। सर लेकिन याद रखना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैपिटल नेचर का एक्सपेंस माइनस नहीं होता, सिर्फ
अदर देन कैपिटल नेचर एक्सपेंस माइनस होता है, और जो पे करें वो माइनस होता है, प्रॉफिट ऑन डेट माइनस होता है, प्रॉफिट ऑन डेट में से ज़कात भी माइनस करने की इजाज़त होती है। अगर आपने प्रॉफिट ऑन डेट पे किया है तो वो माइनस होगा, अगर प्रॉफिट ऑन डेट कमाया है तो उसमें से ज़कात माइनस करने की इजाज़त होगी अगर NTR हो तो। अगर आपको पता है सर, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग अगर आपने किराए पर दिया है तो प्लांट एंड मशीनरी का इनिशियल अलाउंस भी माइनस करने की इजाज़त होती है और डेप्रिसिएशन भी माइनस करने की इजाज़त होती है। किस हेड की बात कर रहा हूँ मैं? अदर सोर्स की। सर आपने बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दी ना, कंपोजिट रेंट आ रहा था तो ये क्या हो गया था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गया था। इस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से प्लांट एंड मशीनरी की इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाज़त है और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाज़त है। एक चीज़ आपको बताता चलूँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जब आप कैटेगराइज करते थे ना किसी चीज़ को, तो सारे खर्चे जो इनकम कमाने के लिए थे वो माइनस करने की इजाज़त होती है। सर जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात, मिसाल के तौर पे आपने प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग किराए पर दी हुई थी, रिपेयर का खर्चा आ गया 10 लाख, माइनस करने की इजाज़त होगी यस, चूंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अगर आपने बिल्डिंग किराए पर दी हुई थी, रिपेयर का खर्चा आ गया 10 लाख, माइनस करने की इजाज़त है? नो, सिर्फ 20% माइनस करेंगे। भैया बात समझ में आ रही है? ये एक टेक्निकल पॉइंट है। अदर सोर्स के अंदर जब आप किसी इनकम को कैटेगराइज करेंगे तो अदर सोर्स वाले रूल लगेंगे। प्रॉपर्टी के तौर पे कैटेगराइज करेंगे इनकम को तो प्रॉपर्टी के रूल लगेंगे। प्रॉपर्टी में उसने 20% की बात की है, अदर सोर्स में कोई ऐसी बात नहीं की। जो खर्चा किया हुआ है वो माइनस करने की इजाज़त होगी, इसलिए मैंने आपको रिपेयर की एग्जांपल दी है सर। ले सर ये वाली बात भी हो गई, और अब हम चलते हैं तीसरे एरिया की तरफ जो है कैपिटल गेन। सर जी मैं आपको स्टेट अवे इसका क्रक्स बताने लगा हूँ। क्रक्स ध्यान से सुनिएगा। अगर ये वाला मैप आपने हैंडल कर लिया तो ये कैपिटल गेन कहीं नहीं जाता सर। स्टेप नंबर 1, जब भी कैपिटल एसेट क्या होता है, सॉरी कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कैपिटल गेन कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल एसेट क्या है सर? कैपिटल एसेट इन्वेंट्री नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, अमाउंटाइजेबल एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं है, बाकी एसेट कैपिटल एसेट। अब बाकी बचा क्या सर? शेयर्स बच गए। कैपिटल एसेट में मेन जो एसेट्स हैं वो क्या है? शेयर्स या डिबेंचर्स, जो सॉरी शेयर्स, आपके कॉपीराइट्स। दूसरे नंबर पे मैं एक बार वो लिस्ट आपके साथ शो कर लूँ, सर्टिफिकेट्स, TFCs, वाउचर। मैं जो बात बताने के लिए ये स्लाइड खोली है ये देखना, गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट। सर ये यहाँ पर भी आ रहे हैं और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी हैं, तो फ़र्क क्या है दोनों में? भैया अगर एक एसेट अमाउंटाइज के होने के काबिल हो तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ये जो एसेट यहां पर लिखे आ रहे हैं ये सारे वो एसेट हैं जिन पर अमाउंटाइजेशन नहीं आनी। अगर अमाउंटाइजेशन आनी होगी तो वो एसेट बिजनेस का एसेट होगा, ज़हन में रखिएगा। यहां पर भी पेटेंट और कॉपीराइट लिखा हुआ है, बिजनेस में जाएंगे इंटेंजिबल में भी लिखा हुआ है। फर्क क्या है? वहां पर अमाउंटाइजेशन होती है, यहां पर अमाउंटाइजेशन नहीं होती, याद रखिएगा। सर इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जो डेप्रिशिएबल है वो कैपिटल एसेट नहीं है,
और इंटेंजिबल जो अमाउंटाइजेबल है वो कैपिटल एसेट नहीं है, और पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, सिवाय इन 12 एसेट्स के। ये 12 एसेट्स पेंटिंग, ज्वेलरी, बुक, कॉइन, स्कल्पचर, मैन्यूस्क्रिप्ट, पोस्टेज, मेडालियन, ड्राइंग, फोलियो, फर्स्ट डे कवर, एंटीक। सर ये 12 कैपिटल एसेट हैं, उसने खुद कह दिया ये 12 कैपिटल एसेट हैं। आपको ये 12 के नाम याद करने पड़ेंगे, आपको ये 12 आइटम्स के नाम याद होने चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। हमने इसका एक छोटा सा ज़हन में नाम रखा हुआ है आप लोगों को बताने के लिए, ये आर्ट रिलेटेड आइटम्स हैं, ये आर्ट रिलेटेड आइटम्स हैं। गौर करेंगे तो ये सारी आइटम्स का ताल्लुक आर्ट से है सर। अच्छा जनाब, डिस्पोजल क्या है? यहां सर डिस्पोजल की छोटी सी 2 लाइनें, बस 2 लाइनें समझ लेंगे, डिस्पोजल समझ आ गया। यहां एसेट ना रहे या आप उसके मालिक ना रहे। एसेट बिक गया, एसेट जल गया, एसेट खराब हो गया, एसेट एक्सपायर हो गया, एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, एसेट ट्रांसफर हो गया, वो बंदा फोत हो गया। सर जी वो बंदा फोत हो गया तो भी वो एसेट का मालिक नहीं रहा। सर इसको क्या, इसको ट्रांसमिशन कहते हैं। आपने एसेट बेच दिया, ये सारे डिस्पोजल हैं। तो डिस्पोजल क्या है? या एसेट ना रहे या आप एसेट के मालिक ना रहे। अच्छा जनाब, कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। सर जी मैं अब आपको एक समरी आपके साथ शेयर करने लगा हूं, बड़ी ध्यान से इसको समझिएगा। सर जी स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि ये एसेट कैपिटल एसेट है या नहीं और डिस्पोजल है या नहीं। जब भी कोई सवाल आएगा, सिनेरियो आएगा, आपने सबसे पहले क्या देखना है, ये एसेट कैपिटल एसेट है या नहीं और दूसरे नंबर पे डिस्पोजल है या नहीं। अगर ये दोनों स्टेप ओके हो गए हैं तो फिर फौरन देखिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है या सिक्योरिटी है या अदर्स है। सर जी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है या अदर। ये देखिए सर जी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर देखेंगे गेन है या लॉस। अगर तो लॉस है, इसका लॉस नॉट एडजस्टेबल, ना एडजस्टेबल है ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर गेन है तो आपको पता होना चाहिए, मैंने 4 चीजें बताई थी सेपरेट ब्लॉक आइटम्स हैं, उसमें तीसरी चीज थी गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ये गेन है तो ये क्या होगा, सेपरेट ब्लॉक आइटम होगा। इसका मतलब है कि ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड में शामिल होगा, टोटल इनकम में शामिल होगा, लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगा, लेस कर देंगे। सर ये गेन है, सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करेंगे। कैसे करते हैं, इसके स्टेप बताने लगा हूं सर। इसके 3 स्टेप है। सबसे पहले ये बताइए कि टैक्सेबल गेन कैलकुलेट। सबसे पहले आप होल्डिंग पीरियड देखेंगे, गेन आ गया, होल्डिंग पीरियड देखेंगे, उसके बाद टैक्सेबल गेन देखेंगे। होल्डिंग पीरियड देखा, फिर टैक्सेबल गेन देखा, और चूंकि सेपरेट ब्लॉक आइटम में तो इसका अलहदा टेबल होता है, पेपर में गिवन होगा, उस पर रेट अप्लाई करके टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी गेन होगा, सेपरेट ब्लॉक आइटम है, सेपरेट ब्लॉक आइटम हो तो क्या करते हैं, होल्डिंग पीरियड देखते हैं, टैक्सेबल गेन निकालते हैं। होल्डिंग पीरियड का टेबल आपको याद होना चाहिए। मैं आपको बड़ा आसान सा टिप बताने लगा हूं। होल्डिंग पीरियड का टेबल कैसे याद करना है, यहां पर लिखें 0, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से ज़्यादा, और यहां पे लिखना शुरू करें 100,
75, 50, 25 नहीं भैया, मुश्किल तो नहीं है। होल्डिंग पीरियड का टेबल याद करेंगे। अगर आपका गेन था 100 रुपए का, तो होल्डिंग पीरियड के मुताबिक आप उस पर रेट अप्लाई करके निकालेंगे टैक्सेबल गेन, और टैक्सेबल गेन पर रेट लगाएंगे तो टैक्स निकलेगा। सर टैक्सेबल गेन निकाल लेंगे, इस पर रेट लगेगा। सर रेट एनटीआर वाला नहीं होगा, रेट कौन सा होगा? सेपरेट टेबल गिवन होगा, वहां से आपने टैक्स कैलकुलेट करना। सर जी इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली बात आपसे कर ली, अगली बात करने लगा हूं। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात करने लगा हूं सर। सर सिक्योरिटी से क्या मुराद है? 6 चीजें सर। सिम, डीवीडी। सर एस फॉर शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, आई फॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, एम फॉर मुदारबा सर्टिफिकेट्स, डी फॉर डेट सिक्योरिटीज, वी फॉर वाउचर ऑफ पीटीसी, डी फॉर डेरिवेटिव प्रोडक्ट। सर ये 6 चीजें हैं सिक्योरिटी। सर सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें लफ्ज लिखा हुआ है मीन्स। जहां पर डेफिनेशन में लफ्ज मीन आ जाए ना तो इसका मतलब होता है कि इस 6 के अलावा कोई 7वीं बात शामिल नहीं हो सकती। जहां पे लफ्ज इंक्लूड आ जाए ना उसका मतलब होता है ये तो शामिल है और चीजें भी आ सकती हैं। तो यहां पे लफ्ज क्या लिखा आ रहा है सिक्योरिटी की डेफिनेशन में? मीन। इसका मतलब है 7वीं कोई बात नहीं हो सकती। सर अच्छा ये बात अगर आपको समझ आ गई सिम डीवीडी वाली, सर इसको बेचा, सिक्योरिटी को बेचा, या गेन आएगा या लॉस आएगा। अगर गेन आ गया तो ये सर चौथी आइटम जो आपको सेपरेट ब्लॉक पढ़ाई थी वो क्या थी? गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी। सर इस पर सेपरेट रेट लगेगा। गेन आ गया तो सेपरेट रेट लगेगा जो इस वक्त चल रहा है 12.5% पेपर में गिवन होगा। सर अगर लॉस आ गया तो याद रखिएगा सिक्योरिटी का लॉस ओनली एडजस्टेबल अगेंस्ट गेन ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का लॉस सिर्फ सिक्योरिटी के गेन के साथ ही एडजस्ट करेगा, और अगर एडजस्ट ना कर सका तो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। कितने अरसे के लिए? जी भाई 3 साल के लिए बड़े भाई। सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन के साथ एडजस्ट होगा, सिर्फ सिक्योरिटी के गेन के साथ, और अगर एडजस्ट ना हो सका तो 6 साल के लिए नहीं 3 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड होगा। 6 साल वाला भाई आगे आ रहा है। सर अदर कैपिटल एसेट। सर जब हम अदर को देखते हैं ना कैटेगरी को, इसमें सबसे पहले ये देखना है कि भैया गेन है या लॉस। अगर तो आ गया गेन तो क्या देखेंगे? होल्डिंग पीरियड देखेंगे। अगर होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर हुआ तो 75% टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर हुआ तो 100% टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा अगर तो आ गया लॉस तो फिर फौरन देखेंगे आर्ट रिलेटेड आइटम है। सर आर्ट रिलेटेड आइटम कौन सी? सर वही 12 जो भी आपको पढ़ाई हैं सर, स्कल्पचर ज्वेलरी ड्राइंग वाली। सर जी अगर लॉस आ जाए तो क्या देखते हैं? आर्ट रिलेटेड आइटम है। अगर आर्ट रिलेटेड आइटम हो तो याद रखिएगा लॉस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। हम लॉस को क्या करते हैं? ना लॉस रिकॉग्नाइज होता है ना ही
कैरिड फॉरवर्ड का कोई सीन होता है, ना ही एडजस्ट होता है। लेकिन अगर आर्ट रिलेटेड आइटम ना हो, बल्कि कौन सी आइटम हो, अदर आइटम हो, तो याद रखिएगा ये लॉस एडजस्टेबल होता है। किसके अगेंस्ट? सर कैपिटल लॉस, अदर आइटम से अगर लॉस आया तो ये एडजस्टेबल होता है अगेंस्ट कैपिटल गेन ओनली। सर ये लॉस अगेंस्ट कैपिटल गेन ही सिर्फ एडजस्टेबल होता है, लॉस अगेंस्ट कैपिटल गेन ही एडजस्ट होता है। और अगर एडजस्ट ना हो सके तो कैरिड फॉरवर्ड कितने अरसे के लिए हो सकता है? सर यहां पर 6 साल है, कैरिड फॉरवर्ड 6 ईयर्स। सर जी बात पिक कर गए? लो जनाब, ये कैरिड फॉरवर्ड होगा सिर्फ ले सर। कैपिटल गेन का क्रक्स ये है, जब भी आपको कैपिटल गेन से सवाल आए, आपके ज़हन में अगर ये मैप हुआ, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेप नंबर 1 क्या देखना है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है या अदर है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर देखना है गेन है या लॉस है। गेन होगा सेपरेट ब्लॉक आइटम है, सेपरेट रेट लग जाएगा। लॉस होगा एडजस्टेबल नहीं होता। सर अगर सिक्योरिटी हो तो क्या देखना है? सर गेन है या लॉस है। गेन होगा सेपरेट ब्लॉक आइटम में, लॉस होगा तो सिक्योरिटी का लॉस है, सिक्योरिटी के गेन के साथ एडजस्ट होता है, नहीं तो 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और अगर अदर हो तो फिर गेन लॉस देखना है सब। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, अगर प्राइवेट कंपनी का शेयर है, 100 रुपए का खरीदा था, 120 का बेचा है, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले ये देखना होता है कैपिटल एसेट था, यस। दूसरे स्टेप में ये देखना होता है डिस्पोजल हो गया, यस। जब ये देखा तो फिर स्टेप 2 पे जाएंगे। प्राइवेट कंपनी का शेयर है, मुझे बताएं इमूवेबल है, सिक्योरिटी है या अदर है? सर ना इमूवेबल है ना सिक्योरिटी है, ये किधर जाएगा? अदर में जाएगा। अदर में देखेंगे गेन है या लॉस है। अगर आपने देखा भाई बेचा है, खरीदा था 100 का, बेचा 120 का, क्या आ गया? गेन आ गया। सर गेन है तो होल्डिंग पीरियड देखेंगे, 1 साल से ज्यादा होगा तो 75% टैक्सेबल। लेट से अगर 20 रुपए का गेन था तो उसका 75% होगा 15 टैक्सेबल होगा। सर एक ज्वेलरी थी, 1 लाख की खरीदी थी, 50,000 रुपए की बेची है। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको ये सिखा रहा हूं अप्लाई किस तरह करना है। ज्वेलरी थी सर, 1 लाख रुपए की खरीदी, 50,000 रुपए की बेची। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट है, डिस्पोजल हुआ है, पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है या अदर है? अदर है, शाबाश। सर गेन है या लॉस है? 50,000 का लॉस है, लॉस पे आ जाओ। लॉस में देखेंगे आर्ट रिलेटेड आइटम है या अदर है? सर जी ज्वेलरी है, आर्ट रिलेटेड 12 आइटम्स आपको याद करनी पड़ेंगी सर। ये आर्ट रिलेटेड आइटम है, आर्ट रिलेटेड आइटम है तो इसके नीचे लिख देंगे एज ज्वेलरी इज आर्ट रिलेटेड आइटम, सो इट्स लॉस इज नॉट एडजस्टेबल या इट्स लॉस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सर जी बात समझ में आ रही है? तो भैया स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। आपको जब भी कोई सवाल आए, आपने ये इस तरतीब को नहीं छोड़ना। सबसे पहले देखें कैपिटल एसेट है, उसके बाद देखें डिस्पोजल हुआ है, ये हो जाए तो फिर दूसरे स्टेप पे जाएं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी या अदर। अगर अदर है तो फिर देखें गेन है या लॉस है। अगर लॉस है तो फिर देखें आर्ट रिलेटेड है या अदर। सर इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। सर कैपिटल गेन में जो मैंने एरिया आपको कवर करवा दिया, उसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट कवर करवा दिया है। अगर आप इसको अब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा। अलबत्ता कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट क्या होगी अगर तो खरीदा है तो जितने का खरीदा है, और अगर आपको ट्रांसफर हुआ है किसी के मरने की वजह से, डेवोल्यूशन की वजह से, सक्सेशन की वजह से, आप एक कंपनी के पार्टनर थे, आप एक फर्म के पार्टनर थे, वो फर्म डूब गई तो आपको जो शेयर मिले या कोई एसेट मिला, आप एक कंपनी के शेयर होल्डर थे, उसकी लिक्विडेशन पर आपको कुछ मिला। सर इस केस में अगर ट्रांसफर हुआ, आपको विरासत में कुछ मिला, एक बंदा है मिस्टर है, उसके अब्बू फोत हो गए, उसके अब्बू के पास
ABC लिमिटेड के शेयर्स थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको तो विरासत में मिले हैं, इसने बेच दिए शेयर 5 लाख के, खरीदे कितने के थे सर? खरीदे तो थे ही नहीं, तो फिर वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी कॉस्ट की? फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। अगर उसको विरासत में मिले, अगर उसको तकसीम के दौरान मिल गए, अगर उसको गिफ्ट के तौर पे मिल गए, तो भैया वैल्यू कॉस्ट क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। तो एक नतीजा और निकाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट क्या होता है? जितने का आपने खरीदा, अगर खरीदा नहीं ट्रांसफर हुआ तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। कुछ कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होते हैं, 2 का इसने नाम लिया है। स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप राइट को बेचने से अगर कोई गेन कमाया तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, उसके शेयर बेचकर कोई गेन कमाया तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। सर लॉस की एडजस्टमेंट मैंने आपको सारी बता दी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट भी बता दी है, सिक्योरिटी सिम डीवीडी भी बता दिया है। सर सिर्फ लास्ट पॉइंट है आपका कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड। सर इसकी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, आज के आज में भाई नोट कर लेना। हमने आपको इस सेशन में जो हमारा डे 2 का सेशन 1 था, सर सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी कराया, फिर अदर सोर्स कराया, फिर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की सिर्फ एक छोटी सी चीज़ रह गई है, और वो है चूँकि ये अलहदा से एक एरिया है, जो बाकी सारा एरिया कनेक्टेड था वो मैंने करा दिया। इसकी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा, 12-14 मिनट की एक वीडियो है, वो देख लीजिए। उतनी देर में आप ब्रेक कर लें, आगे आपको पता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एक तगड़ा एरिया है, उसके लिए हम टाइम सेव कर लेते हैं।